कुछ आगे कर लो। अभी तो बाकी के चलना है सब कुछ, अभी से मेरा क्या करना है। हेलो, नमस्कार सभी साथियों। आज इस मीट द प्रेस में चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आप सभी की तरफ से और इस प्रेस क्लब की तरफ से, इस टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे प्रधान नलिन आचार्य जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। थैंक यू नगरकोटी जी। आए हुए आज के हमारे मेहमान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सभा में उपस्थित हमारे पत्रकार गण, मित्र, दोस्त सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। नई गवर्निंग काउंसिल का आज पहला मीट द प्रेस प्रोग्राम है हमारा, नई टीम का। तो ये भी एक हमारा ओपनिंग प्रोग्राम है मीट द प्रेस का, तो उसके लिए भी बधाई। सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर भी मुख्यमंत्री जी को बधाई। 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी इसके आज 2500 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। उन्होंने हमारा आज का निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा क्लब के बारे में बता दें। हमारा क्लब 1980 में जब इमरजेंसी का दौर था तो ये उसकी उपज है। हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भाई मजदूरों ने इसकी नींव रखी, सरकार से डिमांड कर इसको जमीन मिली और हम एक आज सुंदर प्रेस क्लब के तौर पर जो देश भर में नहीं, मेरा ख्याल विश्व में भी इसको हम नंबर 1 ही मानते हैं। इसके लिए हमारी पुरानी टीमों का बहुत योगदान रहा, उसके लिए भी हम धन्यवादी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा ये तीसरा विजिट है। हाँ जी, प्रेस क्लब महासचिव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को चलाएं। मैं एक और ऐड कर दूं, मुख्यमंत्री जी का क्लब में ये तीसरी मीट द प्रेस है। इसके अलावा 2 बार मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो फोटोग्राफर की एग्जीबिशन है उसका भी उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री जी का हमारा क्लब के साथ जो नाता है बहुत पुराना है। जो प्रेस क्लब में हमें पहली बार इन्वर्टर दिया वो मुख्यमंत्री जी के योगदान से ही हमें प्राप्त हुआ, जो आज तक चल रहा है। और भी कोई इतना मुख्यमंत्री आता है? मुख्यमंत्री इसलिए हुड्डा साहब आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। अभी हमारा टाइम बाकी है ना। पंजाब वाले कितनी बार आए? पंजाब वाले 2 बार आए। मैं हमारे क्लब के नलिन आचार्य जी से कहूँगा कि पूरे क्लब के बिहाफ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का मोमेंटो देकर स्वागत करता हूँ। टीम के सभी सदस्य आ जाए साथ ही। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बढ़िया गेटअप नया हमारे सभी जो चीजें हैं आज उन्हें से हैं, वो भी एक संदीप जी। मैं तो देख लिया आपने।
सेकंड थर्ड में भी कोई खड़ा किया कि नहीं किया? वाह, ये मोदी जी का चित्र है। देखा सबको देखा। ठीक है, संदीप जी का फोटो जरूर आना चाहिए, बाकी यार ना थैंक यू संदीप जी। मैं हरियाणा के डीडीआर श्री अग्रवाल जी से कहूँगा कि कार्रवाई शुरू। थैंक यू। सर्वप्रथम आज के इस विशेष दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के 2500 स्वर्णिम दिवस यशस्वी दिवस पूर्ण करने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हमारे विभाग सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण बनाया है, तो उसको दिखाने की अनुमति चाहूँगा। उसको दिखाया जाए। हरियाणा का निरंतर विकास, 2500 दिनों का सफल प्रयास। किसान देश में एमएसपी पर सर्वाधिक फसलों की खरीद से खुश है किसान। हरियाणा में सिर्फ 72 घंटों में ही होता है किसानों का भुगतान। 50 लाख किसानों को 11,000 करोड़ का सीधा फायदा। 1000 किसान एटीएम बनाकर सरकार ने निभाया वायदा। अगर प्राकृतिक आपदा से फसल हुई बेकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनेगी मददगार। सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई, बागवानी क्षेत्र को 2 गुना व उत्पादन 3 गुना करने की तैयारी। स्वस्थ खेत के लिए 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी। किसानों में जगी है नई आस। अंत्योदय हरियाणा सरकार कर रही 2 लाख परिवारों की पहचान। उनकी आय 1 लाख वार्षिक करने का है ये अंत्योदय अभियान। 2,750 रुपए मासिक पेंशन पाएंगे 60 वर्ष से अधिक के मजदूर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त राशन, कोई ना होगा भूख से मजबूर। सामाजिक सुरक्षा की नहीं अब टेंशन, 1000 से 2500 रुपए हुई पेंशन। आयुष्मान योजना से 27 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी वालों को 10,000 का ऋण, वो भी बिना ब्याज। गरीब बेटियों के विवाह में 51,000 शगुन राशि दे रही है हरियाणा सरकार। बीपीएल को मकान मरम्मत के 80,000। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के लिए बन रहे नए आवास। स्वास्थ्य 7 से 13 हुए मेडिकल कॉलेज। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है लक्ष्य। एमबीबीएस सीटें भी 700 से 1,685 हुई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है अधिकतर दवाएं व ऑपरेशन। संजीवनी अस्पतालों में 10,000 ऑक्सीजन आईसीयू बेड स्थापित। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं आज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 3 लाख से ज्यादा मरीजों का 383 करोड़ से मुफ्त किया इलाज। कोरोना काल में सजग रही सरकार। सड़क, रेल व हवाई मार्ग से हर दिन मंगवाई 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और सिलेंडर पहुंचे घर द्वार। गांव-गांव तक कोरोना टेस्टिंग की बनाई गई 8,000 टीम। घर पर मुफ्त चिकित्सा के लिए है ई संजीवनी ओपीडी की स्कीम। सुशासन परिवार पहचान पत्र स्कीम से
सरकारी योजनाओं का घर बैठे लाभ पाएं। अंत्योदय सरल पोर्टल पर है 42 विभागों की 547 सेवाएं। ई ऑफिस ने किया कमाल, बिना परेशानी होती रजिस्ट्री, व्यवस्था से हर जन हुआ खुशहाल। सरकारी पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में, भ्रष्टाचार खत्म, इसे ही कहते हैं सरकार कम से कम और सुशासन अधिकतम। तुरंत सहायता के लिए 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से हुई पारदर्शी व्यवस्था की बहाली। CLU पर अब होगा नहीं कोई सवाल। ये है हरियाणा सरकार का कमाल। ठेका प्रथा बंद करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय, जनता का बढ़ रहा विश्वास। शिक्षा वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का है लक्ष्य। हरियाणा सरकार ने खोले 1135 प्ले वे स्कूल और 4000 का लक्ष्य। 137 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। 1418 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम बैग फ्री विंग। मुफ्त पुस्तकें, कोचिंग और पासपोर्ट से सरकार दे रही है सहारा। IIM और IIT की स्थापना ने छात्रों का भविष्य संवारा। उच्च शिक्षा में प्लास्टिक इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ IT कॉलेजों की स्थापना हुई। सुपर 100 ने पूरे किए अरमान, गरीब विद्यार्थियों के लिए बना वरदान, युवाओं में खुशियों का एहसास। रोजगार, भ्रष्टाचार और बिन सिफारिश 82,000 युवाओं को नौकरियां सरकारी। सक्षम युवा योजना से हर माह 100 घंटे काम की गारंटी हमारी। कॉमन पात्रता परीक्षा से बार बार आवेदन और धन की बचत। सक्षम हरियाणा अभियान बना मददगार, 80,000 युवाओं को रोजगार। बड़े लक्ष्य की ओर हरियाणा सरकार, प्रदेश में कोई भी न रहे बेरोजगार। अब रोजगार का है एहसास। उद्योग, प्रदेश में स्थापित हुए हैं नए उद्योग, जिनमें 50,000 करोड़ का हुआ है निवेश और मिला है 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। कई कंपनियां कर रही हैं करोड़ों का निवेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी है हरियाणा प्रदेश। व्यापारियों को मुफ्त बीमा कवर दे रही सरकार। ये है हरियाणा में प्रगति की रफ्तार। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू, जिससे होगा 5 लाख नौकरियों का सृजन तथा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का है लक्ष्य। हरियाणा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत करीब 200 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बना खास। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रच दिया इतिहास। बजरंग पूनिया, रवि दहिया और हॉकी टीम ने दिया हरियाणा को उल्लास। हरियाणा है देश का प्रथम राज्य जिसने पदक विजेताओं को दिए 6 करोड़ रुपए तक पुरस्कार। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को क्लास 1 तक सरकारी पद दे रही हरियाणा सरकार। 12,000 पदक विजेताओं को 386 करोड़ के नकद इनाम। स्कूलों में 297 खेल नर्सरियों पे हो रहा है जबरदस्त काम। सोनीपत में बन रहा है हरियाणा खेल कूद विश्वविद्यालय इस बार। तभी तो आएंगे और पदक, दुनिया देखेगी हमारी चमक, जब फिर खिलाड़ी रचेंगे इतिहास। हरियाणा का निरंतर विकास, 2500 दिनों का सफल प्रयास। इसी कड़ी में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा यूं तो अनगिन और अनगिनत काम हुए हैं पिछले 2500 दिनों में, लेकिन हमने प्रयास किया है सागर को गागर में भरने का। उसके तहत एक कॉफ़ी टेबल बुक तैयार करी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इसको अनावरण करें।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपना एड्रेस दें। इसी बीच मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं वो उनको स्लिप प्रोवाइड करते हैं, वो अपने नाम हमें भेज दें प्लीज़। अपना नाम और संस्था का नाम उस पर लिख के दो। नीचे जी स्लिप बांट रहे हैं उसमें आप आज अपने इस प्रेस क्लब में आप सब लोगों ने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री नलिन आचार्य जी, जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र नगरकोटी जी, मेरे साथ प्रिंसिपल मीडिया एडवाइज़र श्री विनोद मेहता जी, हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन श्री अमित अग्रवाल जी, उपस्थित सभी विभिन्न प्रांतों से आए हुए यहाँ हमारे पत्रकार साथियों, चित्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो विशेष उल्लेख करना चाहूँगा और आज के दिन की बधाई मैं आपको दूंगा, आप स्वीकार करें। पहला तो आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म है। युगों से हम इस अवतार के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा अवसर है कि जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरा ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं। इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए, उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहाँ जहाँ ये बात पहुँच पाएगी सबको, कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और बाद में अपेक्षा करूँगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूँ तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है
उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आजादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफ है उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं, राइट टू सर्विस में। जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जब वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं, और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है हमने डिसेंट्रलाइजेशन।
इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुले, वृद्ध जन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े, एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं, और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर, यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहां पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपए मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपए मांग रहा है, तुम कब चले थे गांव से? अरे कल चला था, शाम आया, आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया। कब वापस जाओगे? साहब मेरा आज काम हो जाए वापस चला जाऊंगा। आने और जाने में पैसा किराया कितना लगा? कि साहब लगभग 150 रुपया लग गया है, 2 दिन खराब हो गए हैं। अरे वहीं 50 रुपए देके काम क्यों नहीं करा लिया? अब ये पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, हमने कहा गलत है। वो 50 भी दे रहा है, 500 भी दे रहा है, 1000 भी दे रहा है, 10,000 इतना पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे। सब सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है, कि हाँ ये काम है, ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूं चंडीगढ़, तू भी चल। 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 रुपया जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया, जा। और काम क्या होता था? एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया, तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। यानी ये हालत। अब आप में से मुझे नहीं मालूम कि हमारे हरियाणा में जो पत्रकार है और वो 7 साल पुराने कौन कौन है, मैं पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जो 7 साल पहले पत्रकारिता करते थे, अब इन 7 सालों में तो शायद उनको कहानियां लगती होंगी उस समय की, लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे IAS के, HCS के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहां से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो HCS लगाने हैं साहब, फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 HCS हर साल लगा दिए जाते थे। एक IAS हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों? कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य HCS बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा बंद करो सब। हमने वो सारे HCS
सब एग्जाम जो एंटाइटल्ड हैं उनसे फॉर्म भरवाओ, एग्जाम लो, उस एग्जाम में जितने लोग लेने हैं उससे 5 गुना लोगों को बुला करके उनमें इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत चीज देखनी होगी तो HPSC देखेगा, उनको जो सिलेक्शन करनी है करेंगे, लेकिन कुछ योग्यता तो हो। आटे में नमक या नमक में आटा, अंतर बहुत होता है। मानो 25 में से 5 छांटने तो समझ में आता, 3000 में से कौन से 5 लेने हैं, तो कैसे माथा देख करके आप योग्यता नापोगे। तो हमने वो काम भी कर दिया। आईएएस भी जो जितने एम्प्लॉइज में से लिए जाते थे, उन आईएएस को लेने के लिए भी हमने एग्जाम करा दिया। हमारे पिछले 5 साल के 5 आईएएस मैंने नहीं लगाए। 5 आईएएस चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट यूपीएससी को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम आईएएस लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा आईटी जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। आईटी के माध्यम से जितना ही यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन, हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए। ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से आईटी सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी एकदम जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, बाकी नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति होने लग गई। और जो उपस्थित नहीं होता था वो छुट्टी उसको लेनी पड़ती थी, वरना छुट्टी गया, 8 दिन 10 दिन आया, पिछली हाजिरी लगाई और रजिस्टर पूरा पार किया। तो बायोमेट्रिक्स हमने किए। जितनी सेवाएं हैं सभी डिपार्टमेंट्स की वो हमने ऑनलाइन की। सरल पोर्टल ये हमने बनाए। 547 सेवाएं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके, और हर शहर में, कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए, या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है, मान लो लोकल हल होने वाली नहीं है, तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। यानी एक प्रकार से उनका एक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसे भी हो जो उसके मनपसंद तरीके से नहीं हुए, क्योंकि शिकायत करने वाले सब सच्चाई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफ अपने कारणों से होती है, कोई ना कोई उससे कानून रूल नियम उसका उल्लंघन करते हैं, उसको भी उसके अंदर डालते हैं, तो उनको बताया जाता है। हर सीएम पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत को हल करने के लिए सरकारी अधिकारी के साथ हमने विधानसभा में 3-3, 4-4 एमिनेंट पर्सन लगाए हैं पब्लिक में से, कि अपने आप अधिकारी या कर्मचारी उसका सॉल्यूशन ना करे। सॉल्यूशन करते समय वो जो एमिनेंट पर्सन है उनकी एक लिस्ट बनी, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप भी फलां दिन आओ, उनके भी साइन कराते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही तो एमिनेंट पर्सन है वो उसकी संतुष्टि कराता है। तो इसलिए जनता की भागीदारी ये उसके अंदर कराते हैं। आईटी व्यवस्था में अब ये राशन है, राशन बांटने का काम, पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से, कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड,
कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जा करके और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, वहां राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले कराने वाले ये बिचौली और जो दलाल थे उनको उसमें पकड़ा, और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए हैं। अब ऐसी जब चेंजेस की जाती हैं, चेंजेस करते समय हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हर चीजों में लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क ऐसा क्योंकि मुद्दे तो उनको मिलते नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। उनको लगता है जनता को बहकाना है तो कैसे बनाया जाए, तो भ्रम फैलाना, और भ्रम के साथ साथ भय फैलाना, डराना कि ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसको वाइंड अप करते, हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी, केंद्र सरकार केवल 2 फसलें गेहूं और धान यही खरीदते हैं, हम 10 फसलें खरीदते हैं। और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर, कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। ना पंजाब है, पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहां 2150 रुपए में खरीदा, 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की, और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है, इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था, अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान है, बुआई करता, जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वो किसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा, हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। तो इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल है उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है,
ताकि पानी को नीचे से उठा सकें। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप पर डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों को कहा, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा ही, 1.5 लाख जाए, 2.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते हैं कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तो हम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी। जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी, आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है, जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आके उसको बढ़ाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है। जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका रहन सहन को आसान बनाना है, या जो समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती है, उसमें जन जागरण करना पड़ता है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब यह है कि हम अपनी विरासत में आने वाली पीढ़ी को केवल जमीन ना देके जाएं, जमीन के साथ साथ क्या देके जाएं, पानी भी देके जाएं। अगर पानी नहीं देंगे तो सूखी जमीन, बंजर जमीन है, बंजर जमीन से अगली पीढ़ी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये सारी चीजें कांग्रेस का जो ये भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं एक अच्छे विपक्ष के नाते, रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। और हमें तो सूट करता उनका भविष्य अंधकार में रहे। तो जमाना चला गया, भ्रम में अब नहीं रहना चाहती, समझती है 100 रुपये की, अरे भाई तू तो 100 रुपया हार हाल है। इन्होंने अपने घर में तय कर रखा है, ना मानो। यानी इस आईटी के कारण से हम जो कोविड कर लिया उस पर उनके हमने लिया है, उनके जिन्होंने घर में रह करके होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया, हमने उन सबको 5,000 रुपया नगद दिया। जो हमारे बीच में नहीं रहे वो भी हम दे रहे हैं। जो बेटियां हैं उनके खाते में अलग से पैसे जमा, लीकेज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस डाटा के माध्यम से लाभार्थी कौन है। हम कहते हैं लाभार्थी तुमको पहले ही पता है, क्या हमको ये पता नहीं है कौन कौन सरकारी पीडीएस दुकानों से राशन ले रहा, पता है ना। हमको ये नहीं पता कि किस किस की नौकरी लगी है। हमारे शासनकाल में 82,000 लोगों की जो नौकरी लगाई है हमने, उनको पता नहीं है क्या। कौन कौन 2,500 रुपया पेंशन ले रहे हैं, ये हमको पता नहीं है क्या। कौन सा लाभ लेने वाला ऐसा विषय है डाटा का जो आज हमको पता नहीं है, और परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद पता लग जाएगा। हाँ, ये डाटा जो अभी अलग अलग विभागों के पास है, कोई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, कोई लेबर के पास है, कोई किसानों के पास है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं। यानी अलग अलग बिखरे हुए डाटा, कोई उनका आपस में तालमेल नहीं होता। और उसमें से जब बीच में गलत काम करने वाले आधार बेस्ड एडमिशन शुरू किए, 2.5 लाख बच्चे ऐसे निकले जिनका 2 स्कूलों में एडमिशन है, प्राइवेट स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है। तो ये सारी चीजें हमको लाभ हुआ इस आईटी के माध्यम से ही के कारण से। 2020-21 हमने मनाया था सुशासन का जो वर्ष है। 21-22 हमने घोषणा की थी कि हमारा सुशासन परिणाम वर्ष निकलेगा। और परिणाम वर्ष, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने उस समय सुधार किए थे, उन सब सुधारों का आज परिणाम निकल रहा है। जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वरना जो धरने होते थे, जो प्रदर्शन होते थे,
बिजली नहीं है जी हमारे यहाँ। ये ऐसा था जहां के लोग बिल ना भरने में अपना मानी सम्मान मानते थे, अपना गौरव मानते थे कि जो बिल नहीं भरता वही बड़ा है, जो बिल भरता है वो डरता है। ये वहां की धारणा थी। धीरे धीरे उस काम को हमने आगे बढ़ाया, कई प्रकार के छूट दी उनको, कई प्रकार का उनको अपील की, और आज उसका असर इतना है कि इस समय 6700 गांव में से 5500 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है। 24 घंटे किसी प्रांत में नहीं है आसपास, न यूपी में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है। 5400 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, लड़की लड़के के रिश्ते में जब विषय चलता है तो लड़की वाले पूछ लेते हैं तुम्हारे गांव में बिजली कितने घंटे आती है। अगर 24 घंटे नहीं आती तो रिश्ता नहीं करते। अब वो जो नए नए बच्चे हैं वो शुरू हो गए हैं, भाई गांव में 24 घंटे बिजली लाओ। अभी ये गांव के अंदर मैं गया, और रवि दैया का कौन सा गांव था, नारी, नहीं भरते थे बिल। संयोग से वहां का एक नौजवान को मेडल मिल गया, उसने मुझे बुला लिया, मैंने मंच पर पूछ लिया, मैंने गांव में बिजली कितनी आती है? आवे ही कोनी जी, नहीं आती। तो फिर मैं समझ गया तुम बिल नहीं भरते होंगे। हंस पड़े सारे। मैंने पता कराया कि इनके यहाँ गांव में टोटल बिजली का बिल कितना है जो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इस समय 660 लोगों की तरफ लगभग 50 लाख रुपए पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख रुपए पेनल्टी है, 30 लाख रुपए ओरिजिनल बिल है। मैंने वही मंच पर घोषणा की, मैंने कहा भाई ये 20 लाख जो पेनल्टी है अगर ये माफ कर दे और वो 30 लाख रुपया भी एकदम नहीं भरना, अभी तो सरकारें ठीक कर सकती थी ना। पहले क्या होता था, घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते, हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का यानी करोड़ों रुपया माफ किया, जो ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है, हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ कि फलां स्टेट ने और किसानों के माफ कर दिए। इनकी जो कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा की थी, राजस्थान ने भी घोषणा की थी कि किसानों के ऋण माफ कर दिए। कोई माफ नहीं करता, और कोई सरकार हिम्मत करके माफ भी करती है तो उतना ही करते हैं, ब्याज और पेनल्टी। मूलधन तो कभी कोई बैंक ब्याज करने माफ करने ही नहीं देता। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्या मूलधन किसी को माफ नहीं करोगे? एनपीए तो कर दोगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, सरकार माफ नहीं करेगी। हम तो लोगों के लिए यानी योजनाएं बनाते हैं। हमने इस साल एक नया प्रावधान किया, विवादों का समाधान। विवादों के समाधान में कितने ही तरह के, एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, वैट और जीएसटी, फिर इनका रोडवेज का, परिवहन का जो उनके कर टैक्सेस थे, पासिंग जो कराते थे वो पेंडिंग बहुत पड़े थे, माइंस खनन के जो बकाया थे, स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी कुछ मामलों में स्टाम्प ड्यूटी की बहुत पेंडिंग चीजें थी, और भी कितने ही विभाग ऐसे हैं कि जितनी पेंडेंसी है वो कर दो। अपने घर में भी तो नुकसान हो ही जाता है, उनका नुकसान हुआ है तो वो सरकार भरेगी, कहीं से भी लाएंगे, टैक्स लेंगे, अपनी इनकम जो होगी उसमें डालेंगे, लेकिन आदमियों की तकलीफ दूर करो। आज जो आदमी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहता है उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई किसी ट्रैप में फंस गया तो उसको ऐसा फंसाते हैं, और सरकारी सिस्टम तो ऐसे है, ब्याज अगर बैंकों का 6% है तो सरकारी विभाग पहले 15% कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ एक साल नहीं भरा तो 30% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। एक आदमी की 10-12 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4 करोड़ रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर रखी हुई थी। मैंने कहा भाई 10-12 लाख का प्लॉट लेगा ही क्यों? ये उसका माथा खराब है, उसको हिसाब नहीं आता क्या? कई जगह तो सिर्फ उसको देना ही है, लेना कुछ नहीं है, प्लॉट भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, लेकिन उसके नाम नील करने के लिए 4 करोड़ दे जाओ या 2 करोड़ दे जाओ तब नील करेंगे। बहुत विवादों के समाधान हमने किए, जितनी पेनल्टीज थी, जितने ब्याज थे, जो हम समाप्त कर सकते थे वो किए। व्यवस्था बदलने में एक लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा। उनको लगता था ये गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले।
आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्रियां दे दी। 100 रुपया दो, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो। पंचायत पहली बार उसकी तस्दीक करती है कि हाँ ये इनका मकान है, क्योंकि रिकॉर्ड पिछला तो है नहीं। आगे इस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन को बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, मलकियत मेरी है ये कम से कम चौड़े होकर कह तो सकते हो। आदमी मालिक तो बनता मकान का, वरना तो धरती पर बैठा है, मकान उसका है लेकिन नाम कुछ नहीं है। तो लाल डोरा खत्म करके हमने ये जो स्वामित्व योजना देश भर में चली है, ये सबसे पहले हमारे यहां लाल डोरा शुरू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को पसंद आई तो सारे देश में लागू की है। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लगभग 6000 गांव में ड्रोन की मैपिंग हो गई है, 1500-1700 गांव बाकी है। इसको भी करके और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, बुनियादी बातों का मैंने आपके सामने चर्चा की है। विषय तो हमारे विभाग के लोगों ने, बाकी लोगों ने इतने दिए हैं। ये भी कह रहे थे एक दिन कि हमें छांटना मुश्किल हो रहा है कि इन 25 दिनों में जो आपने काम किया है हम क्या क्या छांट के दें आपको। मैंने कहा भाई कुछ दे दो जो मेरे ध्यान में आएगा, मैं बोलूंगा। मैं टाइम लिमिट रख लूंगा कि मैं सिर्फ 45 मिनट बताऊंगा, बाकी उनको कहूंगा जो पूछना पूछो। हो गए 45 मिनट के नहीं? सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम जब आए तो 1000 रुपया थी। लाए हो जी, और फिर जाने वाला होता है क्या दे के जाओ जी, आप अपने ऊपर मत लेना। हमने वो पेंशन जो है वो बढ़ा दी। यानी परिवार की अगर अपनी किराए की प्रॉपर्टी उसने दी हुई है में हमारा, तो उसमें 1,80,000 रुपया बीपीएल हो जाएगा। उस बीपीएल के अंतर्गत उनको जो सुविधाएं देनी है सबसे पहले इनको देंगे। पीछे एक थोड़ा विवाद हो गया था कि पत्रकारों को भी सुविधा दी जाए। हमने कह दिया अभी 1,80,000 वाले आ जाओ, बाकी छोड़ दो। तो खैर हमने फिर 1,80,000 हमने भी विड्रा कर लिया। कोई बात नहीं है, पत्रकारों को तो सबको दे दो। बहुत सी चीजें ऐसी है बिना लिमिट लगाए ये दी है। लेकिन सही मायने में अंत्योदय की भावना यही है कि जो गरीब है उसकी सहायता होनी चाहिए। चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आम आदमी है। जो गरीब है उसका पहला अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कंसेप्ट हमारे सामने रखी थी। अंतिम का उदय, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और जब अंतिम के उदय की भावना सबके मन में रहेगी फिर किसी को तकलीफ नहीं होती। हर किसी को लगता है ये डिजर्व करता है। और जो डिजर्विंग आदमी को चीज मिलती है, नॉन डिजर्विंग की इच्छा भी करता है, तभी उसको तकलीफ नहीं होती है। 1 मिनट सोचता है कि मुझे मिल जाती तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिली है तो इसको भी मिलनी चाहिए थी। और अगर नॉन डिजर्विंग को मिल जाए तो जो डिजर्व करने वाले जितने होते हैं उनको तकलीफ बहुत होती है कि यही है सरकार का दामाद, सब कुछ ले जाता है। ऐसी गालियां ऐसे लोगों को पड़ती हैं जो लोग बिना पात्रता के और चीजों को ले जाते हैं। तो हमने इसी प्रकार से किसानों के कल्याण के लिए जो बातें की हैं, कृषि पर सब्सिडी, देश भर में जितनी सब्सिडी किसी भी प्रांत में सबसे ज्यादा सब्सिडी होती है, इसका बहुत बड़ा एक नुकसान। भूख लगती है, खाना तो हमने है, रोटी हर किसी को खानी है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती के गेहूं की या सब्जी का उपयोग, क्योंकि बता रहे हैं और किसानों को भी कह रहे हैं कि उससे कर रहे हैं। एफपीओज जो प्रोडक्शन है, तो एफपीओज का प्रयोग कोऑपरेटिव खेती के नाते, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के नाते ये सब हम कर रहे हैं ताकि वो वेस्ट पानी ना जाए। रीयूज, रिसाइकल, तो इस योजना से भी हम चल रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई का मैंने आपको बताया ही है कि अब सूक्ष्म सिंचाई के अगर कोई लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे, उसी को बिजली का कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन की मारामारी रहती है, ट्यूबवेल से पानी नीचे से खींचते हैं। पानी सूक्ष्म सिंचाई के कारण से जितनी फसल हमारी खुले सिंचाई में पानी का उपयोग होता है उससे 1/3 पानी लगता है सूक्ष्म सिंचाई में। तो पानी का प्रबंधन, और बल्कि इस पानी के प्रबंधन में तो हमें इस बार देश भर में पहला अवार्ड मिला है वाटर मैनेजमेंट का, जो
डिपार्टमेंट है दिल्ली केंद्रीय सरकार का, उन्होंने पहला अवार्ड हमने दिया है कि जितने पानी के प्रबंधन में ठीक व्यवस्था हरियाणा कर रहा है लगातार, और जितना आग्रह बना हुआ है उसके कारण से उन्होंने उसको। इसी प्रकार शिक्षा को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आई है। इसमें जो विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि देश भर में तो 2030 तक का टारगेट रखा है। हमने अपनी सारी यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, सारे स्कूल की शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा वाले सबको बुलाया है और आग्रह किया है कि इसको हम 2025 तक लागू करें। और हमने टारगेट रखा है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने में हम 2030 नहीं 2025 तक लागू करेंगे। आज मैं गवर्नर साहब को मिलकर आया, बड़े नए गवर्नर भी आए हैं, वो कहते हैं आपने बहुत बढ़िया किया कि 5 साल पहले ही लागू कर रहे हैं। और इसमें कई प्रावधान किए हैं, जो मॉडल क्रैच हैं वो बनाए हैं, जो आंगनवाड़ियां हैं उनको प्ले वे स्कूल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज 2 ऐसी हैं जहां केजी टू पीजी ये एक साथ एक ही जगह पर हम कर रहे हैं। सुपर 100 प्रोग्राम हमने किया है, जिसके अंदर 4 सेंटर्स होंगे, जिसमें आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, उसमें हमारे जो सुपर 100 के 4 सेंटर हैं, इसमें पिछली बार भी 100 के लगभग यानी विद्यार्थी हैं, उनका चयन हुआ है सीधे इस सेंटर से और आईआईटी के एग्जाम में। यानी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ने लायक, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको एडमिशन वहां कराते हैं और उनकी वहां पढ़ाई कराते हैं। खेलों का विषय तो अपने को पता ही है, हरियाणा खेलों का हब है। हम धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा रहे हैं, और जिस जगह पर जिस खेल की जरूरत है उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। शाबाश तो हॉकी का ही करेंगे कि वो एरिया हॉकी का है। अगर फुटबॉल का कहीं करना है तो अंबाला में फुटबॉल का केंद्र, तो फुटबॉल ही करेंगे। कहीं कबड्डी का खेलने वाले युवक ज्यादा, तो वहां कबड्डी का ही करेंगे। इसलिए खेल से एरिया वाइज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कोच, जो सुविधा हुआ है, नौकरियां, इनकी पारदर्शिता अपने को पता है कि हमने नकल का खेल ये बंद किया है। पेपर लीक का प्रश्न आपकी तरफ से आएगा, है ना, लेकिन उस पर भी मैं और डिटेल में भी उतर दूंगा। दुर्घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना का कोई ना आगे हो, कोई अंधेरा मोड़ सड़क पर है तो उसको ठीक करो, उसके ऊपर कोई व्यवस्था ऐसी हो कि दुर्घटना आगे ना हो, ये तो हम करेंगे। लेकिन दुर्घटना हमने की है ये नहीं है। पिछली सरकारें दुर्घटनाएं करती थी जानबूझ के, घटनाओं को कोर्ट पकड़ता था। हम दुर्घटना हो जाए उसका इलाज भी स्वयं करते हैं। हमने 3 पेपर अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने रद्द नहीं किए। पिछली सरकारों में पीटीआई कोर्ट ने रद्द किया, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द किया, कितने एग्जाम कोर्ट ने रद्द किए। जेबीटी जो चुनाव जो हुआ एग्जाम, उसके अंदर कोर्ट के निर्देश हुए कि इनके दोबारा से थंब इंप्रेशन या हस्ताक्षर नमूने ये दोबारा से ले। जो खुद था उसको भर्ती करना, इंपर्सोनेशन में कोई आके बैठ गया, उसने पेपर दिया, उसको बाहर करो। तो ये सारे काम हम कोर्ट से बच करके कर रहे हैं। आगे हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की हैं वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, 3 साल में आप एग्जाम दे करके, एक बार एग्जाम देना है और उसका 3 साल तक आपकी मेरिट वो बनी रहेगी। और उसी में से बिना इंटरव्यू के ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसमें बिना इंटरव्यू के एग्जाम होंगे। ग्रुप सी में भी जो 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, बिना इंटरव्यू के उनकी नियुक्ति भर्ती होगी। ताकि ये जो इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चलता है कि 5 के 15 नंबर करना और किसके करना किसके नहीं करना, और फिर जो गेम चलते हैं पर्ची खर्ची के, वो हमने सारे बंद कर दिए, आगे बिल्कुल नहीं होंगे। ट्रांसफर्स की भी ऑनलाइन पॉलिसी सभी डिपार्टमेंट में लागू कर दी है। और अब एक समय ऐसा आएगा हमारे जितने ऑफिस हैं वो ऑफिस भी सारे ई ऑफिस होंगे। कोई फाइल जो है उसकी ये नहीं चलेगी। और ये जो कभी कभी बीच में किस्से आते हैं कि फाइल ही गुम हो गई जी, उस फाइल को फिर लग करके दोबारा तैयार करने में जो खेल चलते हैं, अब वो खेल सारे बंद होंगे। उसके लिए निर्देश दे दिए हैं कि ई फाइल सिस्टम ये हम चालू करें। एक प्रकार से युवाओं में एक विश्वास की सजा है और खुद भी सुरक्षा, पुलिस की व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है 15% महिलाओं की संख्या की जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा में, महिलाओं का ही सुरक्षा बल में संख्या बढ़ना
ये उसमें उपयोगी होगा, ये मैंने पीछे करके देखा है। उस नाते से बहुत बड़ा। और अभी जो 112 सर्विस 112 सर्विस जो हमने शुरू 12 अगस्त को, 12 अगस्त से आज अभी 28 ही दिन हुए हैं, 18 ही दिन हुए हैं, तो इन 18 दिनों में कई हजार लोगों ने उसकी सेवा का लाभ उठाया है और इसका हमको एक लाभ मिल रहा है। आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जितने हमारे, एक तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बना दी है, आयुर्वेद जितने कॉलेज डिस्पेंसरी हैं उसको खोल रहे हैं। और अब आयुर्वेद का एक मुख्य काम ये होता है दवाई की बजाय उसको यानी प्रिकॉशनरी क्या क्या हो सकता है, इसके लिए एक कंसेप्ट है वेल आए। ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प हम शुरू कर रहे हैं। बीमारी आई, इलाज करना, दवाई देना, अस्पताल खोलना, ये एक स्वास्थ्य सेवा की बात है। कोविड की 2 लहर सब आपने देखी है, बड़ी कठिनाई इसमें हुई है। तीसरी लहर के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऑक्सीजन तक जहां तक विषय है, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा संकट आया था, उसमें हमने पीएसएस जो बड़े हॉस्पिटल हैं सब में अपने ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। अब जो नीचे 50 बेड के हॉस्पिटल्स हैं वहां तक भी 100 यानी लगभग 130 लगभग ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पीएसए लग रहे हैं इस समय, और वो लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में 2-3 महीने में सारे के सारे लग जाएंगे, ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की जो समस्या पहले आई थी वो ऑक्सीजन की समस्या ना आए। और ऑक्सीजन की समस्या वास्तव में पर्यावरण के कारण से भी आई। अगर पर्यावरण को हम शुद्ध रखें, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा लगाएं, इसकी ओर हमारा वन विभाग, पर्यावरण विभाग पूरा इस पर सावधानी बरत रहा है। यानी कई प्रकार के काम पर्यावरण विभाग ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं। 3 करोड़ पौधे नए लगाना, हर शहर में, गांव में एक ऑक्सी वन, यानी जो वन लगेगा 5 एकड़ से 100 एकड़ उसका रेंज, अब रक्षा सुरक्षा करेगा, व्यक्ति करे, संस्था करे, ग्राम पंचायत करे, कोई करे, उसको 25 रुपया साल का दिया जाएगा, ताकि उस पेड़ के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री लगानी है, कोई वहां कोई छाया के नीचे कोई बेंच बनाने हैं, पानी, खाद, कोई भी चीज देनी है, या उस पेड़ की जरा सफाई सुंदरता करने बना दिया। बड़ी इंडस्ट्री से इसको अलग करो। घरेलू उद्योग है, छोटा है, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको ज्यादा उसमें लगाया जाए। तो पिछले 7 साल में लगभग 2 लाख ऐसे उद्योग स्थापित हुए। उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो हरियाणा ने अपना कॉर्पोरेशन 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है साल का। इसको इस साल 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, ऐसा हमने इसका टारगेट रखा है। शहरों की बहुत बड़ी समस्या थी अवैध कॉलोनियां। उन अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने का कार्यक्रम चल रहा। 1200 कॉलोनियां बहुत जल्दी हम उसके नियम बना करके उनको वैध करने की घोषणा करेंगे। रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, एक्ट उनका बन चुका है, अब केवल नियमावली बनते ही करेंगे। पहले भी हमने 600 कुछ कॉलोनियां जो अवैध कॉलोनियां वैध की थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राय पूरा हो गया। इन नई कॉलोनियों को वैध करते ही आने वाले समय में इनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा करेंगे। और जो ऐसे स्थान परिवारों के जो दादा ने किराएदार बना था, 20-30 साल 40 साल निकल गए, वो मालिक और कोई नहीं बन सकता था। हमने प्रावधान किया कि 20 साल पहले जो भी कोई लीज पर, किराए पर, म्यूनिसिपैलिटी से आपने जमीन ली है, आप उसका इस रेट के हिसाब से पैसे जमा कराओ। फार्मूला बना दिया, दादा ने किराए पर लिया, पोता बनेगा मालिक। अब वो सब मालिक बनने जा रहे हैं। ये एक प्रावधान भी हमने सब किया है। नई अवैध कॉलोनियां न खड़ी हो, इसके लिए 7A लागू कर दिया कि एग्रीकल्चर जमीन 1 एकड़ से छोटा प्लॉट उसकी रजिस्ट्री ही नहीं होगी। हाँ, केवल एनओसी लेना पड़ेगा। अगर वास्तव में एग्रीकल्चर करना है 1 एकड़ से भी कम जमीन पर, तो एग्रीकल्चर करने के लिए एनओसी मिल सकता है। वरना कोई भी, अब हमने बहुत सस्ते दरों पर हमारा जो टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने व्यवस्थाएं की है, जिसका सारे दुनिया भर में उल्लेख हो रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी खोज चल रही है कि जो आदि बद्री से सरस्वती नदी निकली थी, वो यहीं से होकर जाती थी। उसके दोनों साइड में इर्द गिर्द जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, उसका सृजन यहां हुआ। तो एक प्रकार से हमारा जो राखी गढ़ी का जैसे विषय है, ये भी देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पुरानी सब। तो हमारे हरियाणा के जितने विषय हैं, मजदूर से लेकर के किसान हैं, युवा है, महिला है, फिर हमारा उद्योगपति है, व्यापार है,
कोई वर्ग हमने छोड़ा नहीं है जिसकी समस्याओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया कि हार्डवेयर को बनाते हुए सॉफ्टवेयर की आगे बढ़े, व्यवस्थाएं खड़ी करें, सिस्टम्स बनाएं, भ्रष्टाचार के बाद भी बच जाएंगे तो अगले 5 साल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। मित्रों को पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी। अब मैं जो आगे बैठे हैं वो अपना पीछे से लागू करेंगे, जिस दिन डेट से लागू कर आउटसोर्सिंग एक एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी की जो प्रायोरिटी होती है उनसे बुलाएंगे और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 12 रुपए प्रति व्यक्ति और 330 रुपए प्रति व्यक्ति के प्रीमियम है। इन परिवारों का तो बीमा 2 लाख का अपने आप हो जाएगा। और इससे पहले पिछले सालों में ये चलती थी, तो स्वयं देते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में जो मेले लगते हैं, इन मेलों का भी जो आगंतुक हैं उनकी एक बीमा उनका सबका सामूहिक कराया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और उस उत्सव के दिनों में यदि डेथ होती है तो वो पैसा कंपनी। देखिए, अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर आपके सामने भी आएंगे, हमारे सामने भी आएंगे। प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में। हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट करने से, इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे वहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए को नहीं रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति उपयोग की जाती है। शक्ति तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे। क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते। उसमें दोष ना आपका ना मेरा। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना। अब वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूं, मानो ये करते करते यूं करता हूं और थोड़ा नजदीक जा करके और यहां इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता, मैं हवा में चला सकता हूं। इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहां ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं, आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं। हाँ, 600 दिन पर आप आए थे ना। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है। जो टीम मनोहर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है सर,
बात तो ये है कि ये जो परफॉर्मेंस का पैमाना कभी भी 2 साल का भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, होता है ना। हमारे 5 साल हैं, पहले 5 साल की छवि और फिर ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब छवि, दोनों मिला के देख लेना। हमने पिछली बार भी वोट संग्रह में गेन किया है 5 साल में 33% से 33% से हम 36 सबसे नहीं की जा सकती। और बाकी बातें जहाँ तक है एक्सपेंशन की, 2 सीटें अभी खाली हैं और जब 2 खाली हैं, हर किसी को पता है इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पूरी करनी है। में कोई अंतर पड़ रहा है, काम में अंतर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी विभाग 12 मंत्रियों के पास है, फिर यही विभाग 14 मंत्रियों के पास है। इसलिए हमारी स्टेट की स्टेबिलिटी काम में भी कहूँगा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इस देश भर में अकेले होते तो अलग बात होती। और आपने कहा कि आप अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं। अगले 5 साल की तैयारी अकेले बीजेपी की है या लेकर उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये परिस्थितियों एक गठबंधन किया है और इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बाहर जाएंगे, आप भी बाहर जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे और 2 घंटे में उस वक्त पूरा प्रदेश को जाम कर दिया था। इस पर सारे एमएलए ने बोला, आपने भी जवाब दिया, विपक्ष के नेता ने कहा और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन गृह मंत्री की जांच हो। इसमें क्या अपनी एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, लोग होते हैं कमिटेड लोग, कभी भी समझते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही वहाँ से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करने जाता। वहाँ पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब के बैठे हैं वहाँ दोनों धरणों पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। आधे से क्या, मैं कहता हूँ 80 जो पैरालंपिक के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा आपकी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए। सचमुच दुनिया के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आज हम पैरालंपिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो पुराने ये अभी जो 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें सारे स्कूल बंद हैं, सामान्य बच्चों को पैसा देने से या स्कॉलरशिप देने से कुछ नहीं होना है। आप पैसा जरूर देते होंगे, लेकिन उन बच्चों को नियर टू नॉर्मल लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, उस पर मैं चाहूँगा। देखिए, आपके प्रश्न में 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो पैरा ओलंपिक नहीं है, वही पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 15-15 लाख रुपये पूरे का पूरा हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक इन जनरल दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई या उनका रहन सहन, सब चीज़ें हमारे कई इसमें बोर्ड बने हुए हैं, कई संस्थाएं बनी हुई हैं और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सब चीज़ें वो लागू कराता है जो जो उनको चाहिए। स्कूलों के अंदर उनकी व्यवस्थाएं क्या हो, शौचालय कैसा हो, उनके आने जाने के लिए रास्ते जो हैं रैंप बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, उनके बैठने की जगह है, या जो सामान्य यहाँ पंचकुला में भी बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर जितनी संख्या वहाँ होती है उस संख्या के हिसाब के इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, जो जिस प्रकार, क्योंकि एक मल्टीपल एक सेक्टर है, ये हर प्रकार के अलग अलग काइंड्स के दिव्यांगपना जो होता है वो सबका होता है। कोई आँखों से है, कोई मानो बोल नहीं सकता है, में या उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाके रखना पड़ता है, वो रखते हैं। कहीं अगर आपको लगता है कि ये आवश्यकता इस जगह पर और है, उसको भी करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर किसी का सुझाव और किसी स्थान का आएगा तो उसको हम बनाएंगे। योगेंद्र शर्मा जी, हरिभूमि से। सीएम साहब, आपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एजुकेशन लागू की और पॉलिसी की बाकी स्टेट में तारीफ की हुई, लेकिन अब लोग सवाल ये उठाने लगे जो असेंबली है, जो विधानसभा है, क्या आप उसमें भी इसको लागू करेंगे? जब ये विषय हमने पंचायत के लिए किया था उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था, हमने कहा कि देखिए जो हमारे दायरे में वो हमने किया है, जो हमारे दायरे में नहीं है वो उसको हम सोचें उसका कोई अर्थ नहीं है। ये काम है
जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत संसद का, केंद्र सरकार का, वो इसको लागू करे। जैसे यहाँ पंचायतों में हो गया, कल को अगर विधानसभा में हो गया तो मैं तो 8वीं पास हूँ, इसलिए उन्होंने दौड़ के 10वीं पास की और 12वीं पास की है। दूसरा सर मेरा सवाल ये था, 7 साल बीत गए हैं, आपने सबसे बड़ा और अहम डिपार्टमेंट एजुकेशन में ऑनलाइन तबादले हुए, लेकिन बाकी महकमे में आज तक कोई ऑनलाइन तबादला नहीं हुआ और कोविड का भी संक्रमण कम हो गया है, तो क्या इसकी बाकी तैयारी क्या है? ऐसा नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट से हुए नहीं, हमने पहले 500 से ऊपर जिन जिन का कैडर स्ट्रेंथ है उन सब में लागू किया था। बाद में 300 के जो कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी कह दिया है। अब तो 80 या इससे ऊपर कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन चूंकि कोविड आया था, इस कोविड में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, इसके कारण से ये थोड़ा सा इसमें एक ढिलाई आई थी। अब हमने कहा है कि इस महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब स्कूल वगैरह खुलेंगे, तो जितने डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी कर रखी है, लगभग 80 कैडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और वो अब ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਦੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। MSP ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। MSP 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। चरणजीत आहूजा रहता से। Sir, you explained very vividly about various achievements of your government. And when there is success, because you told about success on various parameters, when there is success, there must be some failure also, because failure and success go hand in hand. I'd like to know which is your biggest failure as Chief Minister, or your biggest regret that you wanted to do this thing but you couldn't do. Thank you. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੈਨ ਟੈਲ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਨਸਾਈਡਰ if he knows even, he will not utter. मैं उन्हें ठीक करांगा। ठीक है। हरीश वशिष्ठ। साहब आपने जितना बताया उससे तो ये ऐसा लगा जो हमारे हरियाणा के साथी नहीं है, हरियाणा में नहीं रहते हैं, कि उन्हें चल के हरियाणा के अंदर बस जाना चाहिए। फर्क जैसा है वो आपने वर्णन किया। मैं किस तरह का मुख्यमंत्री याद रखा जाए मुझे, मैंने ना तो कभी सोचा और ना मेरी कोई बड़ी अपेक्षा। मुझे लोग भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा। मैंने अपने बचपन में एक छोड़ चलो ये शुद्र भावना हिंदुस्तान के वीर प्यार, ऐसा कुछ आगे है एक लाइन। तो ऐसा यानी कभी भी सोचा नहीं कि मेरा कोई अखबार इस राजनीति के माध्यम से कैसे अपने आप को प्रभावी बनाया जाए, कैसे अपने साथियों को प्रभावी बना दिया जाए। जनता के काम करते हैं, फिर जिन्होंने हमको याद करना ये उनका काम। कुछ मकान लाल डोरे से बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड पे 7A का जिसमें उल्लंघन है, इस तरह की भी अवैध कॉलोनियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो जो अवैध कॉलोनियों को आप नियमित करेंगे, वो नियमित क्या वो कॉलोनियां भी होंगी जिसके ऊपर कई हजारों मकान बने हुए हैं? देखिए, पहली बात तो है कि उसको ही देना पड़ता है, तो इसलिए डेवलपमेंट चार्ज लेकर के उनको नियमित कर। एक एम्प्लॉइज की बहुत पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करी जाए। उसके ऊपर आपकी जो गठबंधन वाले पार्टनर है और आपने एक वादा किया था इलेक्शन से पहले, तो इसके ऊपर कुछ आगे कार्य करने जा रहे हैं? पहली बात तो कि कोई भी बात आप मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। मैंने कभी वादा नहीं किया पुरानी पेंशन लाने का, और मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी एक घोषणा है, सबने इसको अडॉप्ट किया है। आज बजट तो सीमित होता है, उस बजट को और हम अगर इन चीज़ों में लगाते चले जाएंगे, डेवलपमेंट में बाकी जगह नहीं बचेगा तो बड़ी कठिनाई आएगी। हमने ये कहा कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होना चाहिए न्यू पेंशन पॉलिसी में। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में एम्प्लॉई जब एक बार ये आपकी 58 साल के बाद या 60 साल के बाद आपको मिले, जब आपने काम किया है जब तक, तब तक सैलरी को पैसा जितना इकट्ठा होता है वो उनसे दोबारा कोई रिपीटिशन ना करें और अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखें। रमेश शर्मा जी, यूएनआई से। करने की और जनजीवन जो है उसको सहज बनाने की प्रयास कर रही है, इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। मेरा सवाल है कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी जोर की है। जो आईटी का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपने जो पेंशन में रसोई गैस को लेकर और दूसरी और कई मिट्टी का तेल भी हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने आईटी को जो है उसमें करूँगा, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। 1 महीना 2 महीने बाद उसमें से वीड आउट करेंगे तो जिनको थोड़ी तकलीफ होगी हो जाएगी, लेकिन पात्र को उसको लाभ मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा। हमारी अंडरलाइन ये है। इसमें हमने गैस कनेक्शन भी उन्होंने ले लिया, तो दोनों चीज़ों में से एक मिलनी थी। बाद में तो उन्होंने केरोसिन बंद ही कर दिया है। केरोसिन बंद इसलिए किया कि आज 100% घरों के अंदर गैस कनेक्शन है, बल्कि अभी इस बार एक ले जाओ, ताकि हम महीने बाद भी कह सकें कि 100% परिवारों में गैस कनेक्शन पहुंच गया। तो
हाँ ठीक बात है। देखिए उसमें काम चल रहा है हमारा, जो हमारा एक ऑल इंडिया जो बाकी खेतों का खुला ओपन एरिया है, इसके बाद जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारा कुछ फिर इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। परिवार पहचान मरले 5 मरले, कोई एक एरिया तो रखना पड़ेगा ना, वरना तो क्या है 1 एकड़ में क्या है 160 मरले हैं और 500 लोगों का शेयर है। अब 500 लोगों का शेयर 1 एकड़ में कल को बांटने लगेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसा कोई एक नियम बनाने जा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है और बेच भी नहीं पा रहे, तो छोड़ छाड़ के चले गए। एक पीढ़ी के बाद लोगों को लगता है कि मेरी वहां जमीन पड़ी थी, महंगी हो गई, क्या हो गया? आर पार की लड़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजी रणनीति बनाने की कैसे अब आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि किसान आंदोलन, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही काम किया जाता है। हमने कभी भी अपने कार्यक्रम नहीं रोके। हमको जहाँ लगता है कि अभी यहाँ टकराव नहीं करना, यहाँ मामले को हल करना है, वहाँ शायद हमने कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं तो हम कर भी लेते हैं। लेकिन अब हमारे हरियाणा में जैसे तिरंगा यात्राएं हैं हमारे, आज वो मीटिंग में क्या कर रहे हैं हमारे सामने तो भी विषय आया नहीं है। वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद क्या रिपोर्ट आएगी, और उनके साथ डायलॉग भी हमारे लोग रखते हैं, यानी प्रशासन के लोग रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते हैं। वो नहीं मानते हैं तो फिर जो एक सीमा होती है उस सीमा के आगे नहीं बढ़ने देते हम, सीमा तो रखनी पड़ती है। यशवीर कादियान जी। सर मेरे 2 सवाल हैं आपसे जी। एक सवाल तो ये है कि इस दफा जो जनादेश आया उसमें आप भाजपा को लोगों ने स्पष्ट बहुमत दे दिया और चुनाव में भाजपा के कई दिग्गज जो कई मंत्री चुनाव हारे, उसके बावजूद आपने सरकार बनाई। एक बड़ा एक अनुकूल जनादेश आया इस मामले में कि आप मुख्यमंत्री रास्ते भी निकलते हैं और वैसे वैसा काम करते हैं। हम अपने सामाजिक काम, राजनीतिक काम, प्रशासनिक काम तो जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं। परिस्थितियाँ कैसे कैसे आती हैं, उस समय हम लोग अक्टूबर 26, 2014 को शासन हमने संभाला, ठीक 7 दिन के बाद 3 नवंबर को 10% कानून ले आएंगे और समझौता हो गया। समझौता होते ही और अगले दिन ही आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस मामले में कि जिनको समझौता नहीं चाहिए, जिनको विवाद ही खड़ा करना है, विवाद के लिए विवाद। अब उसमें भी चूंकि अपोजिशन के लोग साथ, जो कोर्ट ने कहा वो हमने किया। अब कोर्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, आखिर कहीं ना कहीं तो हमको आर्बिट्रेशन है या कोर्ट है या रिकन्सिलिएशन है, जो कुछ कर, इसलिए इतना अंतर है कि उस समय हम 0 से शुरू हुए थे, आज हम ये जो टर्म है 5 साल के अनुभव के बाद शुरू किया। हर दिन अनुभव बढ़ता है, हर दिन चीज़ें ठीक होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना व्यवधान बनेगा जिसमें से कोई रास्ता ना निकले। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, चूँकि जब तक वो बैठे नहीं, आपस में बातचीत ना करें, तब तक हमने तो केंद्र को अपनी जो बातें करनी होती है, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह के सुझाव होते हैं, लेकिन केंद्र के लोग भी तब कहते हैं ना कि सामने वाले कहते हैं कि भाई सीएम के हाथ में क्या है। अभी हमें पता, उन्हें पता कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसलिए इतना आसान और इतना सहज। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहूँगा जी। कि आपने सरकार की बड़ी लंबी चौड़ी अचीवमेंट बताई, बहुत देर तक इसमें काफ़ी कुछ बताया। कोई ऐसे 2 काम आपको जो लगते हैं जो सबसे बड़ी इसको अचीवमेंट मानते हो, कोई ऐसे 2 काम, और कोई ऐसे 2 काम जो अभी तक नहीं कर पाए, आपकी करने की मंशा रही। एक तो ये है। दूसरा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पे लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, सरकार दिवालियेपन की ओर जा रही है, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक पैरामीटर्स होते हैं जो सब ऊपर से केंद्र सरकार की ओर से भी, वर्ल्ड बैंक की ओर से भी, हमारी जो बाकी संस्थाएं, नीति आयोग की तरफ से भी, सब तरफ से बैठ के तय होते हैं कि किसी भी स्टेट को ये पैरामीटर का ध्यान रखना होता है। कितना वो कर्ज ले सकते हैं, कितना उनका डेफिसिट हो सकता है, कितना उनका अपना जो जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम चलते हैं। हम लगातार पिछले 6-7 साल से हमारे पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं उसकी अंडर लिमिट हैं। यानी एक उसमें होता है कि 3%, 3.25% जीडीपी का हम जो है हर साल लोन ले सकते हैं। टोटल लोन जो है वो 25% से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जीडीपी का। तो जो हमारे आज जीडीपी है, उस जीडीपी में दोनों आंकड़े हमारे बराबर हैं, बल्कि
कोविड के दिनों में तो कुछ स्टेट्स ने छूट ले ली थी कि ये 3.25% की बजाय हम इसको 5% की परमिशन दी जाए। रिजर्व बैंक ने 5% की परमिशन भी दे दी, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम 5% तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज लिया हुआ जो डेट है ये अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हम उसमें आज भी अब वही 3.25% की लिमिट पर हैं। इससे ज़्यादा लोन ले सकते हैं, हमने लिया नहीं। अब चूंकि हर साल जितना जितना आगे बढ़ना होता है उसी गति से हमारा पहले बढ़ रहा है। आज हमारा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक कर्ज, 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब हम आए थे तो ये 97-98 हज़ार करोड़ रुपए का था। एक कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको झूठ कह रहा हूँ शब्द जानबूझ के, कि पावर कंपनियों का एक 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो पहले पावर कंपनियों के ऊपर था, बाद में सारे देश में उदय स्कीम आई। उदय स्कीम में ये कहा गया कि ये पावर कंपनियों का अगर लोन सरकारें अपने जिम्मे नहीं लेंगी तो पावर की जो कंपनीज है वो खत्म हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। हमने 27,000 करोड़ रुपए का वो लोन सरकार के जिम्मे ले लिया। 70,000 करोड़ रुपया हुड्डा सरकार छोड़ के गई थी, 27,000 करोड़ रुपया ये 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो 70 कह रहे हैं, हम सिद्ध करते हैं कि 97 था उस समय। 97 से आज अगर 160 हुआ है तो हमारे पैरामीटर्स के अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा, जहाँ तक दूसरे प्रदेशों की आर्थिक हालात है, आप यहाँ पंजाब के लोग भी बैठे हैं, वो आप जाके पैरामीटर देख लें। पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर है। कोई भी हमारा हरियाणा का और पंजाब का कोई मुकाबला नहीं। उनके अपने मंत्री वो सब कह चुके हैं कि हरियाणा जैसी चीज़ों पर लेकर के आओ। हरियाणा में चाहे वो किसानों की बात है, चाहे वो गन्ने का भाव है, चाहे प्रोक्योरमेंट है, चाहे सीधी पेमेंट की बात है, सारे विषय अब वो हरियाणा लाइन पर करने के लिए तैयार हैं। हम बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए एक लेवल को छोड़ करके बहुत नीचे जाते नहीं हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल बना के रखते हैं, जनता को अपील करते हैं, जनता हमारी बात मानती है। हमारी पर कैपिटा इनकम यानी जो बड़े राज्य हैं सबसे ज़्यादा आज 2,39,000 रुपया हमारी पर कैपिटा इनकम। ये हमारी संतोष की बात है, उसमें हमें संतोष भी है। हम इस पर लगे हैं और आगे तक श्री पावर जो मैंने छोड़ी है उसके बाद इस मलिक साहब आप खड़े होकर हरियाणा में 10 हड़प्पा संस्कृति के स्थान हैं और ये किसी भी राज्य में शायद इतने नहीं होंगे, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको टूरिज्म और इसकी तरफ शायद ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे हेरिटेज है, तो उसको संभालने के लिए आपकी क्या नीतियाँ हैं? देखिए, इसमें हमने सबसे बड़ा स्थान इसमें मोहनजोदड़ो संस्कृति का अपना जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी का काम चल रहा है इस समय। वहाँ एक म्यूजियम भी बन रहा है, टूरिस्ट प्लेस के नाते इसको विकसित कर रहे हैं। दिल्ली से राखी गढ़ी तक एक सुगम मार्ग ये हमने घोषणा कर दी है। वो जहाँ तक पहले बना हुआ ठीक है, बाकी रास्ता बना करके ताकि दिल्ली से सीधा आना जाना लोगों का बने, एक वो कर रहे हैं। इसी प्रकार बाकी स्थानों पर भी, इसमें दूसरा जो हमारा स्थान है, ये जो कुरुक्षेत्र का महाभारत का स्थान है, वो उस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कितना कितना नहीं, लेकिन सरस्वती के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो सरस्वती का जो शोध संस्थान, ये जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हमने बनाया है, उसके माध्यम से भी इस मार्ग के इर्द गिर्द जो भी तीर्थ स्थान है उसको विकसित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हम जो है 134 स्थान ऐसे हैं जो 48 कोस की परिक्रमा में हैं, उनका भी हम पुनरुत्थान कर रहे हैं। और भव्य कुरुक्षेत्र नाम से महाभारत का, क्योंकि यहाँ सरस्वती गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन दिव्य कुरुक्षेत्र नाम से वहाँ महाभारत के उस समय के सारे विषय सामने आए, वो हम कर रहे हैं। और भी ऐसे छोटे स्थानों के ऊपर डिपार्टमेंट ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन एक बार प्रारंभ करने की बात है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर धनी जी। देखा जाए तो कांग्रेस इसको कह रही है कि सिक्रेसी लीक होने का खतरा है, इसको लेकर किस तरह से आप कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार पहचान पत्र हम बना रहे हैं। हमने सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं वो सारे अडॉप्ट कर लिए हैं। आखिर देश दुनिया में बहुत सी आईटी की ऐसी चीज़ें जो बन रही हैं, इतने बैंकों के कितना डाटा होता है, वो सारे फुल जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। आधार हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके भी अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं। अमेरिका जैसे देश में सोशल सिक्योरिटी का जो उनका डाटा है,
वो भी उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर कहीं सिक्योरिटी का लीकेज नहीं है। तो सिक्योरिटी के लीकेज की जो संभावना है उनको हमने ख़त्म किया है। स्ट्रिंजेंट उनके बहुत सख्त उसके लिए कानून बनाया गया है कि जो इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की जो विद इन डिपार्टमेंट खतरा होने वाला, मैं बात नहीं कर रहा कि लीक होगा, लेकिन जिस खतरे का वो कह रहे हैं वो बड़े बड़े जिनके एसेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो बैंक बैलेंसेस होते हैं, उन लोगों के डाटा के लीक होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की प्राइवेसी वाला ऐसा डाटा नहीं जिसका कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। यहाँ तो गरीब की सेवा के लिए डाटा रख रहे हैं। जो बड़ी इनकम वाले उनसे हम पूछ ही नहीं रहे क्या है क्या नहीं है। उसको तो इतना ही है कि भाई तुमने जो इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न भरी है वो लिख देगा तब भी बहुत है, और वो लिख देगा तो वो तो कहीं भी पूछ सकते हैं आपके इससे भी, उसका तो कोई लीक होने का खतरा है ही नहीं है। कोई करवाने के लिए उनसे बात करके मैसेज मिलता है तो यही, कोई निकलने वाला नहीं है। इनको बैठकर सरकार ये मानती है कि 3 कानून देश के किसान के भले के लिए। अब ये परसेप्शन इतनी अलग अलग है, इस अलग अलग परसेप्शन में एक बार कहीं नजदीक तो आना पड़ेगा ना, करके चर्चा करें, कोई एक कमेटी बन जाए, कुछ और हो। विवाद का समाधान क्या है? बातचीत, उसके बिना नहीं होता। लास्ट 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं और भी लेने हैं? तो अच्छा चलिए। सचिन, एबीपी न्यूज से पवन जनता टीवी। अपनी है तो एक सीमा से आगे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। नहीं थी, इक्का दुक्का थी, लॉ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब चूंकि इस प्रकार की बहका करके, लालच दे करके, धोखे से शादियां करना और धर्म परिवर्तन करना, ये घटनाएं कई आ गई हैं। ये घटनाएं न हो। आखिर हमने एंटी कॉपिंग बिल बनाया तो क्यों बनाया? पहले नहीं था, अब बनाया क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं। जब घटनाएं बढ़ती हैं तो लॉ का बनाना जरूरी हो जाता है, इसलिए इसका कानून बनेगा। अध्ययन जो बताया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा, वो अध्ययन टीम ने कर लिया है। बहुत जल्दी इसके ऊपर ड्राफ्ट बना करके और देखेंगे अगले सेशन में लाना है या पहले उसका। नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि आप बैठो चाहे आधा घंटा चाहे घंटा, मतलब की बात तो की नहीं आपने। देखिए, मतलब की बात यह है कि 2500 दिन हुए हैं। अब 1000 से गुणा कर देते तो 25 लाख हो जाता है। अब मैंने कहा कितना कर दे, फिर मेरे कान में फूंक मारा आपके दोनों अधिकारियों ने कि 25 तो आप पहले ही कर गए थे। तो अब वो जो इंडेक्स है महंगाई इंडेक्स को बढ़ाया जाए। और पब्लिक रिलेशन में जो सभी साथी हमारे साथ यहाँ हैं उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने 31 लाख की घोषणा की, ये मायावती जी ने धन्यवाद।